अनेक प्रकार के कोश, जैसे अगर किसी हिंदी इतर भाषा भाषी भारतीय या विदेशी को किसी शब्द के उच्चारण की शिक्षा देनी है, उच्चारण का बोध कराना है, तो वह शब्द कैसे बना, चरण दर चरण यानी एक एक स्टेप से या कदम से अगर प्रयोक्ता को उस शब्द का उच्चारण करना आ जाता है तो बेहतर होता है, क्योंकि बहुत से विदेशी शब्द, प्रादेशिक शब्द जिनके विषय में हमें ज्ञात नहीं होता और वो अगर हमें कोश में शामिल करने हैं तो उनके चित्र और आरेख आदि से भी हम उसको स्पष्ट करते हैं, बोधगम्यता तक ले जाते हैं। तो कोशों में चाहे वो व्याकरणिक कोटियाँ हों, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, चाहे वो सांस्कृतिक प्रतीक हों, इन सब को तो हम स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत बार कोशों में उदाहरण से और समय आदि की सूचना से भी स्पष्ट की जाती हैं बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी अवधारणाएं। कोश में अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए उद्धरण देने की परंपरा है। बहुत सारे कोश हमारे भारतीय भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में इस तरह के मिलते हैं। इन उद्धरणों का चयन किन किन आधारों पर होता है, उसमें भी कोशकारों ने बहुत सारी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। जैसे किसी शब्द के भाषा विशेष के प्रथम प्रयोग का उद्धरण, अगर अंग्रेजी में मान लीजिए कि वाटर शब्द है और हिंदी में हम उसका अर्थ जल देंगे कि पानी देंगे या नीर देंगे या वारी देंगे या तोय देंगे, ये निर्भर करेगा तो उस शब्द के प्रयोग बाहुल्य, उसकी अर्थवत्ता या प्रथमतः उसके प्रयोग का उदाहरण, ये हम उसमें देते हैं। सुप्रसिद्ध परिभाषा के संदर्भ में दिया गया उद्धरण भी हम प्रसिद्ध उसमें शामिल करते हैं। सुप्रसिद्ध परिभाषा के संदर्भ में दिया गया उद्धरण, अब ये विवेक अनुवादक का या कोश की उपादेयता से उपकृत होने वाले भाषा के उपभोक्ता का, वो चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षार्थी हो, शिक्षक हो, ये उन पर निर्भर करता है। वो अपने विवेक से शब्द का चयन करते हुए सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें किस संदर्भ में किस शब्द का चयन करना है और क्यों करना है। किसी विषय के वर्गीकरण के रूप में भी दिया गया उद्धरण हो सकता है, पौराणिक और ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ, क्योंकि बहुत सी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, उसका इतिहास तो बहुत लंबा है, बहुत सुदीर्घ है। अब उसमें औपनिषदिक काल का, वैदिक काल का, महाभारत का, रामचरितमानस या रामायण का, या वाल्मीकि का, भास का, भरत मुनि का, कहाँ से कोई घटना, पुरा कथाओं से, पुरा आख्यानों से अगर कोई घटना आ रही है, कोई चरित्र आ रहा है, कोई पात्र आ रहा है, इन सब की व्याख्या भी करनी होती है। तो पात्र आदि के शब्द प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उद्धरण किसी प्रविष्टि की उद्धरणीय व्याख्या रूप में उद्धरण भी शामिल किए जाते हैं। कोई प्रविष्टि है और उसकी व्याख्या उद्धरणीय रूप में की जानी है। किसी शब्द की, किसी अर्थ विशेष की विशिष्ट छाया को भी व्यक्त करने वाला उद्धरण उसमें शामिल हो जाता है। उद्धरण सामान्यतः काल क्रमानुसार दिए जाने चाहिए, दिए जाते भी हैं और दिए जाने भी चाहिए। अगर 4 उदाहरण हैं मान लीजिए, तो उनका भी कालक्रम है। प्राचीनतम पहले आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसका मतलब है कि हमें कोशकार को इतिहास का भी बोध होना चाहिए, पौराणिकता का भी बोध होना चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति करने वाली रचनाओं का भी और रचनाकारों का भी बोध होना चाहिए। कोश में ऐतिहासिक व्यक्तियों या घटनाओं की जानकारी यदि दी जा रही है तो उसमें प्रामाणिकता अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र का यदि चित्र गलत चला जाए, यदि उसके बारे में व्याख्या गलत चली जाए, यदि उसकी संदर्भ सापेक्षता स्पष्ट करते हुए कोई त्रुटि, कोई गलती हो जाए, तो ये वस्तुतः अक्षम्य होता है। क्योंकि ये कोश तो युग युगांतर तक काम करते हैं, शताब्दियों तक काम करते हैं।
किसी शब्द के किसी भाषा में प्रथम प्रयोग, किसी अप्रयुक्त शब्द के अंतिम प्रयोग आदि के साथ साथ सन, संवत आदि का उल्लेख भी कोशकार करता है, करना चाहिए, क्योंकि उससे भी शब्द की प्राचीनता का, शब्द की विकास यात्रा का बोध होता है। कोश में संक्षेप सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको एब्रीज करना या संक्षिप्ताक्षर के रूप में प्रयुक्त करना, क्योंकि उसमें कम स्थान में अधिक से अधिक ज्ञान को समाहित करने का प्रयत्न कोशकार करता है। हम जानते हैं कि कोश छोटी छोटी प्रविष्टियां होती हैं। अगर फॉन्ट की बात करें, मुद्रण की बात करें, तो प्रविष्टियों का जो साइज है, जो आकार है, वो छोटा होता है, क्योंकि एक पृष्ठ में बहुत ज़्यादा प्रविष्टियां करनी होती हैं, क्योंकि ये निर्भर करता है कोशकार के मनोमस्तिष्क में क्या योजना है कि उसे कितने शब्दों का, कितनी प्रविष्टियों का कोश बनाना है। फिर उस कोश में केवल शब्द और अर्थ देने हैं कि उनमें समानार्थी, उनमें विलोम, उनमें पर्याय ये भी देने हैं, क्या उनमें प्रयोग भी देने हैं, शब्द के प्रयोग को भी शामिल करना है तो वाक्य भी बनाने हैं, क्या उसमें वैयाकरणिक कोटियों को भी स्पष्ट करना है, क्या उसमें शब्द की संरचना या उसकी व्युत्पत्ति की बात भी करनी है, ये उस पर निर्भर करता है। तो उस आधार पर कोश के आकार की जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है, बहुत सारे कोश तो 1 लाख प्रविष्टियों के, 2 लाख प्रविष्टियों के, और अब तो 5-5 लाख प्रविष्टियों के कोश भी हैं। अब ऐसे कोश बड़े बृहत आकार के कोश हो जाते हैं, उनका जो रूप स्वरूप है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो ऐसे में जो संक्षिप्ताक्षर हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशकार ये कोशिश करता है कि ये जो संक्षिप्तियाँ हैं, जिनको एब्रिविएशन कहते हैं, वो भी, इन सब को वो एक रूपता के साथ ही प्रयुक्त करे। यदि लेखक के लिए ले शब्द का प्रयोग कर रहा है, यदि कवि के लिए क शब्द का प्रयोग कर रहा है, या कवि शब्द का प्रयोग कर रहा है, और अगर उसे अन्य किसी भी प्रकार के, मान लीजिए संज्ञा शब्द है तो स पर अनुस्वार लगा के संज्ञा का प्रयोग कर रहा है, विशेषण के लिए वि शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो फिर आद्योपांत पूरी डिक्शनरी या पूरी शब्द संपदा में वो एक रूपता, इसका अनुपालन करना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम देख सकते हैं कि कोश निर्माण की पद्धति में कुछ बातों को ध्यान में रखना तो अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जहाँ तक संभव हो, वाक्यात्मक अभिव्यक्ति को एक शब्दीय अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त किया जाए, क्योंकि अगर कोशों में हम लंबे लंबे वाक्य बना दें तो वो शब्दकोश नहीं रहेगा, वो तो व्याख्या कोश हो जाएगा या वो परिभाषा कोश हो जाएगा। तो यथासंभव हमें एक शब्दीय प्रयुक्ति, उसका प्रयोग कोश में करना चाहिए, अनलेस के जब या फिर बहुत मजबूरी हो, व्यवस्था हो, तो फिर बात अलग हो जाती है। इसलिए एक शब्दीय अभिव्यक्ति में ही हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जैसे बहुमूल्य को वह जिसका मूल्य बहुत हो ऐसा प्रयोग न करे, इसके स्थान पर बेशकीमती शब्द का प्रयोग कर सकता है ना। तो ये इस तरह के उदाहरण हैं जो कोश की संरचना से पहले कोशकार के सामने बिल्कुल स्पष्ट मनोमस्तिष्क में रहने चाहिए। वैयाकरणिक संकेतों की बात करें, संज्ञा, क्रिया आदि जैसे हम देते हैं तो स पर अनुस्वार लगाकर, डॉट लगाकर देते हैं। क्री लिख दिया तो क्रिया के लिए। अब पूरे कोश में संज्ञा और क्रिया के लिए संक्षिप्ताक्षर कहीं प्रयुक्त होगा तो इसी रूप में होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं संज्ञा पूरा लिख दिया और कहीं इस रूप में लिख दिया, कहीं क्रिया पूरा लिख दिया और कहीं इस रूप में, ये नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी जिसको कहते हैं, एक रूपता जिसको कहते हैं, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। विषय संकेतों में जैसे प्राणी, प्राणी विज्ञान, भौतिक, भौतिक विज्ञान, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना हो और हम संक्षिप्त लिख रहे हों तो इस तरह के प्रयोग आद्योपांत होने चाहिए। इस तरह के प्रयोगों और संकेतों में ये जैसे अल्प, अप्र आदि प्रयोग किए जाते हैं तो ये संक्षिप्त प्रस्तुत करना स्थान की, पृष्ठों की संख्या कम करने के लिए विशेष रूप से होता है। और इस तरह के जो संक्षिप्त प्रयोग हैं इनकी
पूरी प्रयुक्ति कोश के अंत में एक परिशिष्ट के रूप में दी जा सकती है, दी जाती है। बहुत सारे जो संक्षिप्ताक्षर प्रयुक्त हुए हैं उनका स्पष्टीकरण अगर किसी को करना है, समझना है, तो कोश के अंत में दी गई परिशिष्ट के लिए वो सूची वहाँ उपस्थित होती है, उनको वो देख सकता है। इसके अतिरिक्त कोश में पिष्ट पेषण से बचना चाहिए। ये जो आवृत्ति दोष है, यानी एक शब्द यदि एक बार आ गया तो फिर बार बार वो चाहे किसी भी प्रयोग के साथ आ रहा है, उसकी आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, उससे यथासंभव बचना चाहिए और अन्योन्य संदर्भ का प्रयोग करना चाहिए, न कि उसी शब्द से बनने वाले प्रयोगों को बार बार दिया जाए। इस प्रकार कोश निर्माण प्रक्रिया में उपयुक्त बिंदुओं पर यदि हम ध्यान रखते हैं, ये जिन बिंदुओं की चर्चा हमने की है, तो एक व्यवस्थित, एक क्रमबद्ध, एक वर्ण क्रमानुसार एक सफल मानक कोश का निर्माण हम कर पाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कोशकार जब कोश का निर्माण करते हैं तो उस कोश के उपभोक्ता कौन होंगे, उससे उपकृत होने वाले लोग या भाषाविद या भाषा अर्जन करने वाले विद्यार्थी, शिक्षार्थी, ये सब कौन होंगे, किस वर्ग के होंगे, किस आयु के होंगे, किस कक्षा के होंगे, किस समुदाय के होंगे, किस भाषा भाषी जाति से होंगे, इन सब की समझ उसके सामने पहले से रहती है। इसलिए कोश निर्माण अत्यंत श्रम साध्य और कठिन कार्य होता है। कोश देखने की कला भी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबको सभी प्रकार के कोश देखने नहीं आते। अंग्रेजी कोश तो फिर भी तुलना में बच्चे, विद्यार्थी या भाषा के प्रयोक्ता देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ 26 वर्णों का सारा खेल है और वो वर्णमाला जो बाल्यकाल से स्कूलों में, कॉलेजों में हम सीखते चले आते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि जो भी शब्द है इन 26 वर्णों के आधार पर है। लेकिन हिंदी में कोश निर्माण, जिसमें अनुस्वार, अनुनासिक, मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, इस प्रकार की वर्णमाला, स्वर, व्यंजन आदि, ये सब, इन सब की उपादेयता अलग अलग तरह से सिद्ध होती है। तो कोश निर्माण कोई सहज सरल कार्य नहीं है। कोशों को शुद्ध बनाने के लिए कई कई बार उसका प्रूफ पठन भी किया जाता है। उनकी प्रयोगगत जो स्थिति है उनकी क्रॉस चेकिंग, यानी एक प्रकार से पुनरीक्षण भी किया जाता है उनका। तो ये जो श्रम साध्य और साधना सापेक्ष कार्य है, कठिन है, सरल नहीं है। इसके निर्माण में वैज्ञानिकता की रीति का पालन किया जाता है। क्रमबद्धता, वर्णबद्धता, वस्तुनिष्ठता, इन पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। कोशकार कोश के अंतर्गत नए और पुराने, आगत और विदेशी सभी प्रकार के शब्दों को समाविष्ट करता है। यानी अगर किसी नए शब्द का प्रयोग हुआ है तो प्राचीन प्रयोग का उसका क्या रूप स्वरूप था, वो बदल गया तो क्यों बदल गया, उसके स्थान पर नया क्यों आ गया, इसके नवीनीकरण या आधुनिकीकरण की प्रेरणा क्या है, इन सब का ज्ञान भी कोश के माध्यम से हो जाता है। और विदेशी सभी प्रकार के शब्दों की बात करें, आगत शब्दों की बात करें, उर्दू, अरबी, फारसी या फ्रेंच, जर्मन, रूसी, इटालियन आदि बहुत सारे दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में, हमारी शब्द संपदा में, हमारे कोशों में बहुत से शब्द ऐसे आ गए हैं। अंग्रेजी के तो सैकड़ों शब्द, हज़ारों शब्द हैं जो हिंदी के शब्दकोश में हमें मिल जाते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी की डिक्शनरी में या शब्दावली में हिंदी के भी हज़ारों शब्द हैं जो चले गए हैं। वहाँ अंग्रेजी में भी लाठीचार्ज मिलता है, अंग्रेजी में भी घेराव शब्द मिलता है। तो ये जो तमाम तरह के शब्दों की संपदा है, सभी प्रकार के शब्दों की अवधारणाएं, संकल्पनाओं और विषयों का संकलन करते हुए उनके अर्थ, उनकी वर्तनी, उनके उच्चारण, उनके स्रोत, धातु, व्याकरणिक रूप, पर्याय, विलोम, उपसर्ग, ये सब, विलोम के साथ साथ उपसर्ग और प्रत्यय आदि, प्रतिशब्द आदि, इनकी अद्यतन जानकारी भी कोशकार उनके पास भी होती है और वो कोश के उपयोग करने वाले भाषा भाषी
शिक्षार्थी, विद्यार्थी, शिक्षक आदि, शोधार्थी आदि उनके पास भी होती है, उनको दी जाती है। साथ ही यह पाठक और प्रयोक्ता को ध्यान में रखते हुए कोश का निर्माण भी करता है। कोशकार को पता होता है कि मेरे कोश के पाठक या उपभोक्ता कौन होंगे। कोश में केवल कोशकार ही नहीं, प्रयोक्ताओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जो कोश को प्रयोग करते हैं, जो उसके उपयोग से जुड़े होते हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य जन तो या विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में विषय की विशेषज्ञता प्राप्त प्राध्यापक होते हैं, सभी कोश का प्रयोग करते हैं समय समय पर अपेक्षा अनुसार। यदि किसी शब्द की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है, बहुत से लोग तो सुबह जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो कोश साथ में लेकर बैठते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए ये हजारों लाखों शब्द कंठस्थ करना, याद रखना ये संभव नहीं होता। हमारी जो स्मरण शक्ति है उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं, भले ही कितने ही बड़े अध्येता हों। ये बात ठीक है कि कोश भाषा अर्जन का भी एक सशक्त साधन है, एक उपाय है, लेकिन इस स्मृति कोश में भी शब्दों को समाविष्ट करने, कंठस्थ करने या नियोजित करने की अपनी एक सीमा तो होती है। इसलिए कोश के प्रयोक्ता हैं, तभी आवश्यकता के अनुरूप, अपेक्षा के अनुरूप कोश का निर्माण वो कोशकार करता है कि यह किसके लिए उपयोगी होगा, किस तरह उपयोगी होगा। अतः कोश का प्रयोग करना और उससे लाभान्वित होना यह भी एक कला है। उसे लाभान्वित करने की दृष्टि से तैयार करना यह भी एक कला है, जिससे सीखने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे इस संदर्भ में सबसे पहली बात वर्ण क्रम से संबंधित है। कोशकार अपने कोश के शब्दों का संकलन जब करता है, संचय करता है, चयन करता है, उन्हें व्यवस्थित करता है, तो पहली अपेक्षा यह होती है कि उस सारी शब्द संपदा को जो कोश में वो शामिल करने जा रहा है, उसको अल्फ़ाबेटिकली यानी वर्ण क्रमानुसार वह व्यवस्थित करे। क्योंकि कोश की प्राथमिक अपेक्षा और आवश्यकता उसकी वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुति है। इससे उपभोक्ता को बड़ी सहजता का अनुभव होता है, सरलता का अनुभव होता है। उसे किस वर्ण का शब्द देखना है वो उसी वर्ण को खोल लेता है और फिर क्रमशः वो उस शब्द तक चला जाता है जिसकी अर्थवत्ता को या अर्थ छटा को वो जानना समझना चाहता है। अतः भाषा विशेष की वर्णमाला पाठक को याद होनी चाहिए। अब अगर उपभोक्ता को कोश की उपयोगिता का लाभ लेने वाले व्यक्ति को यदि वर्णमाला नहीं आती, उसकी वर्तनी का बोध नहीं है, उसकी स्पेलिंग्स का ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए कोश का उपयोग करना कठिन हो जाता है। इसलिए हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कोश देखने का जो अभ्यास है वो अत्यधिक अपेक्षित और आवश्यक है, क्योंकि हिंदी में अनुस्वार हैं, अनुनासिक हैं, अर्धवर्ण हैं, संयुक्त वर्ण हैं, तमाम तरह के इस तरह के, और फोनेटिक होने से, देवनागरी लिपि को फोनेटिक होने से यानी ध्वन्याद्रित होने से निश्चित रूप से लाभ होता है। क्योंकि इस दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि हम देवनागरी को इसलिए भी मानते हैं क्योंकि वह सही सही शब्दों के उच्चारण से भी अवगत कराती है, और उसी क्रम में अपना शब्द या विषय ढूंढना चाहिए जिससे भाषा विशेष की वर्णमाला का लाभ हम उठा सकते हैं। प्रथम ध्वनि के बाद भी इसी क्रम का पालन होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार पहले आता है, ये जो अनुस्वार वाला वर्ण है यह पहले आता है, जबकि अगर हम वर्णमाला देखें तो क ख ग घ ये व्यंजन है तो स्वर अ आ ई इस रूप में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए कंकड़ और कक्कड़ शब्दों में कंकड़ पहले संकलित किया जाएगा जबकि कक्कड़ बाद में समाहित किया जाएगा। चंद्रबिंदु को अनुस्वार के साथ अनुनासिक के साथ, यानी चंद्रबिंदु अनुनासिक हो जाता है और जो बिंदी है उसको हम अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो चंद्रबिंदु को अनुस्वार के साथ ही उसके बाद रखते हैं। जैसे हंस
अनुस्वार होगा तो इसके बाद हंस इसमें अनुनासिक होगा। तो दोनों में अर्थगत अवधारणागत अंतर है। कुछ लोग भाषा की अज्ञानता के कारण, इस प्रकार के अनुनासिक अनुस्वार आदि के प्रयोग के औचित्य की समझ न होने के कारण हंस और हंस में भेद नहीं करते। आजकल कुछ ऐसा फैशन भी चल निकला है कि सरलता के नाम पर हम भाषा को, शब्दों को विकृति से जोड़ देते हैं। बहुत से समाचार पत्रों में भी इस प्रकार की छूट ली जाती है। पत्र पत्रिकाओं में, किताबों में भी हम इस तरह की एक छूट लेने की वृत्ति इसको देख सकते हैं। इसलिए मित्रों, हंस और हंस अवधारणागत अंतर है दोनों में, और उच्चारण से तथा जो चिन्ह उस पर वर्तनी के लगाए गए हैं उनसे भी इस अंतर को समझा जा सकता है। आधे वर्ण को वर्ण के पश्चात ही लिखा जाता है। जैसे गजमणि के पश्चात ही ग्वाल शब्द का प्रयोग होगा, तो इसका मतलब पूर्ण वर्ण पहले आएगा और उसके बाद आधा वर्ण बाद में आएगा। आधे वर्ण के समान ही संयुक्त वर्ण को भी वर्ण के पश्चात ही रखा जाता है। उदाहरण के लिए क पहले आएगा, जबकि क्ष जो क और श के संयुक्त रूप में ये संयुक्त ध्वनियां हैं, इसको क्ष त्र ज्ञ आदि इस तरह के प्रयोग हम देखते हैं, तो ये बाद में आएगा। यानी क पहले और क्ष उसके बाद। कोशकार पाठ के प्रारंभ में ही संकेत चिन्ह की पूर्ण जानकारी दे देता है, देना चाहिए उसे पढ़कर ही कोश को प्रयोग में लाने की एक सुविधा, सहजता पाठक के लिए बनती है। तो कोशकार का यह दायित्व, यह धर्म, यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वो या तो प्रारंभ में सारे संकेत दे दे, चाहे वो अर्धाक्षर हों, संकेताक्षर हों या संक्षिप्ताक्षर हों, ये इन सब के चिन्हों की पूर्ण जानकारी वह प्रारंभ में या अंत में जहाँ भी देना चाहे वो दे सकता है। शब्दों के साथ साथ उसके भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि रूप कोष्ठक में दिए जाते हैं। कौन सी संज्ञा है? संज्ञा भी कई प्रकार की हैं, विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, क्रियाएं भी कई प्रकार की होती हैं। इन सब की जानकारी भी देनी चाहिए। शब्दों के साथ साथ उसके भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि रूप कोष्ठक में देने के बाद संकेत चिन्ह को शब्द के आगे देखने में या लिखने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जैसे किसी शब्द के आगे स्त्री लिखा, इसका मतलब वह शब्द स्त्रीलिंग होगा। उसके पश्चात देखें तो दे लिखा है, इसका मतलब होगा कि पाठक को उस शब्द विशेष का वही अंश देखना चाहिए जिसके आगे स्त्रीलिंग दिया हो और उसके पु अंश से यानी पुल्लिंग अंश से उसका कोई संबंध नहीं है। तो कोश देखने में सहायता करना, कोश देखने का दिशा निर्देश जारी करना, यह भी कोशकार के लिए एक चुनौती होती है। प्राचीन कवियों ने जैसे ख जिस तरह से लिखा जाता था, श जिस तरह से लिखा जाता था, क्ष और छ आदि में विशेष अंतर नहीं माना जाता था। बहुत से कवि खारा को क्षारा, क्षेत्र को क्षेत्र, शिव को शिव ऐसा भी लिख देते हैं। लेकिन कोश में हमें मानक रूप का ही प्रयोग करना चाहिए। कोशकार की यह जिम्मेदारी होती है। उसके पास ये बहाना, यह एक्सक्यूज नहीं होता कि क्षेत्रीयता के दबाव के कारण वो ऐसा कर रहा है या वैविध्य को चित्रित करने के लिए वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि मानक रूप जो है वो निर्विकल्प ही होता है, होना भी चाहिए। इसलिए जिनका प्रयोग कोशों में देखने को मिलता है उनमें मानक प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। शब्द ढूंढते समय अपभ्रष्ट रूपों का भी ध्यान रखना चाहिए। कोशों में ग, क, ख, घ ये इनके पूर्व अनुस्वार लिखा जाता है। जैसे पंखा, तो क ख कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग की बात हम करते हैं, तो पंखा आदि इस तरह के शब्द मिलते हैं। कोशकार शब्द या भाषा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां परिशिष्ट में भी देता है। परिशिष्ट जो कोश के अंत में परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अतः जिज्ञासा का शमन न होने पर परिशिष्ट का आश्रय
ग्रहण करना चाहिए। कोशकार कोशिश करता है कि उसके पाठक को, उससे लाभ लेने वाले व्यक्ति को, प्रयोक्ता को किसी प्रकार से कोई अस्पष्टता, कठिनाई न हो, इसलिए वह यथासंभव प्रयत्न करता है कि स्पष्टीकरण के लिए, वह जिज्ञासा का शमन करने के लिए परिशिष्ट, लंबे लंबे परिशिष्ट, एकाधिक परिशिष्ट, इनका प्रयोग करता है। प्रत्येक कोश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो कोश से संबंधित विविध जानकारी प्रदान भी करती है। इसलिए प्रयोक्ता या पाठक का यह दायित्व बन जाता है कि वह भूमिका को आद्योपांत पढ़ ले, क्योंकि किसी भी कोशकार को भूमिका में यह बताना होता है, यह स्पष्ट करना होता है कि मैंने इस कोश के निर्माण की योजना क्यों बनाई, मेरे इस कोश निर्माण का उद्देश्य या प्रयोजन क्या है, और इस कोश की जो रचना प्रक्रिया है या प्रविधि है या पद्धति है वो क्या है, मैं किन किन बातों को ध्यान में रखकर इस कोश का निर्माण कर रहा हूं, मेरे इस कोश से कौन कौन उपकृत या लाभान्वित होंगे। उस भूमिका में, उस प्रिफेस या प्रकथन में, जिसको कोशकीय भी कह सकते हैं, उसमें कोशकार अपने मंतव्य को, अपनी कार्य योजना को, अपनी पद्धति प्रक्रिया को स्पष्ट करता चलता है। इसलिए मूलभूत जानकारी कोश निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया की हमें उसके प्रिफेस या उसकी भूमिका में मिल जाती है। इसलिए कोश देखने से पहले हमें उस कोश की भूमिका को भी देखना चाहिए। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही प्रयोक्ता कोश देखने की कला में सक्षम होते हैं, क्योंकि प्रयोक्ता को भी ये पता होना चाहिए कि इस कोश से मुझे क्या क्या लाभ होते हैं या हो सकते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादक बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी सभा, इनके द्वारा प्रकाशित एक भाषी हिंदी शब्दकोश है। बड़ा पुराना कोश है, 1900 और 1920 के बीच में संभवतः इस कोश का निर्माण हुआ। बाबू श्याम सुंदर दास जो नागरी प्रचारणी सभा में जो सरस्वती पत्रिका के संपादन से भी संबद्ध थे, और बाबू श्याम सुंदर दास को हम उनकी किताबों पर बाबू श्याम सुंदर दास बीए के नाम से जानते हैं। उस ज़माने में, उस समय बीए की उपाधि भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, तो व्यक्ति अपने नाम के साथ बीए लिखता था तो गौरवान्वित होता था। फिर एमए लिखना शुरू हुआ धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे वह भी उतना प्रासंगिक नहीं रहा। अब पीएचडी है तो डॉक्टर लिखते हैं, अगर डॉक्टर है तो क्षेत्र विशेष को लिखते हैं, इस तरह का एक प्रयोग मिलता है। लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी शब्द सागर काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित एक भाषी हिंदी शब्दकोश बड़ा महत्वपूर्ण बन गया। इस ग्रंथ में प्रयोक्ताओं को हिंदी के बढ़ते प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई हैं। 11 खंडों में प्रकाशित इस कोश के प्रधान संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, बालकृष्ण भट्ट आदि ने सहायक संपादक के रूप में इस कोश में काम किया। इनके 11 खंड लगभग 1965 से 1975 के बीच में प्रकाशित हुए, जिसमें लगभग 1,93,000 शब्दों का संकलन किया गया। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि शब्दों के संकलन में यह निश्चित रूप से एक लक्ष्य विशेष को सामने देखकर चल रहा था, जिनका रूप साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों से था, उनका उल्लेख करते चले। इस कोश से पूर्व कोई भी प्रामाणिक शब्दकोश हिंदी में उपलब्ध नहीं था। कोशों में मात्र शब्द के अर्थ रूप में उनके पर्याय दे दिए जाते थे, जबकि शब्दों की आत्मा तक पहुंचकर उसके अर्थ वैशिष्ट्य को विस्तार पूर्वक समझने समझाने का कार्य इसी कोश ग्रंथ से प्रारंभ हुआ था। और आज भी इस कोश को हिंदी के प्रयोक्ता, पाठक, शिक्षक, संपादक, पत्रकार इसका उपयोग करते हैं, उससे लाभान्वित और उपकृत होते हैं, क्योंकि मानकता की कसौटी पर वह कोश आज भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।